क्या होता अगर ज़ोरो मीहॉक का बेटा होता? इसके साथ वन पीस वर्ल्ड में क्या चेंजेस आते? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ अगर ज़ोरो मीहॉक का बेटा होता। हम सभी ये जानते हैं कि ज़ोरो का सपना है वन पीस एनिमे का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बनने का, लेकिन इसे अचीव करने के लिए उसे मीहॉक को हराना पड़ेगा, जो कि प्रेजेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन होने का टाइटल होल्ड करके बैठा है। लेकिन क्या होता अगर ज़ोरो मीहॉक का अपोनेंट ना होकर उसका सन होता? और लॉजिकल बात करें तो मीहॉक के पास्ट के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन ज़ोरो मीहॉक का बेटा होता तो क्या होता? वन पीस के वर्ल्ड में क्या चेंजेस आते और हमारे लूफी का क्या होता और आखिर ज़ोरो स्ट्रॉन्ग कैसे बनता? तो चलिए जानते हैं। तो स्टार्टिंग में ज़ोरो जैसे ही ब्लेड को संभालने में सक्सेसफुल होता है, उसके बाद मीहॉक उसे ट्रेनिंग देने लगता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में ज़ोरो 3 स्वॉर्ड्स के साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो कूनिया जो उसकी अपोनेंट थी उसे हरा सके, लेकिन इस टाइमलाइन में वो कूनिया से कभी नहीं मिलता। ज़ोरो सिर्फ मीहॉक के बताए रास्ते को अपनाता है। अपने बचपन से ही वो काफी जिद्दी बच्चा था और उसी जिद को लेकर मीहॉक उसे हर चीज के लिए हार्ड ट्रेनिंग देता है, क्योंकि मीहॉक जानता था कि ज़ोरो के पास उसके जैसा टैलेंट नहीं है, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन थी कि वो अपने डैड से भी ज्यादा बड़ा स्पोर्ट्समैन बनेगा। हर दिन ज़ोरो सुबह जल्दी उठता था। मीहॉक ने उसकी डिटर्मिनेशन देखकर उसे एक लकड़ी की स्क्वाड दे दी ताकि वो ट्रेनिंग कर सके, और यहीं से ज़ोरो की ट्रेनिंग शुरू होती है। मीहॉक सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता है, जिसमें फर्स्ट पर होती है फुटवर्क, स्टांस और ग्रिप। ज़ोरो घंटों तक खड़ा रहता था ताकि वो अपने पोस्चर को परफेक्ट कर सके। वो स्वॉर्ड को घुमाने की प्रैक्टिस करता था और उसकी हर स्ट्राइक फुल पावर की होती थी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिखता था, एक चाह जो उसे इम्प्रूव करे। मीहॉक ने ज़ोरो को अलग अलग टेक्निक सिखाई और कभी कभी तो खुद ज़ोरो के साथ फाइट करता था ताकि ज़ोरो अपने लिमिट को जान सके। वो दिन रात ट्रेनिंग करता था उन फाइट्स को ध्यान में रखकर जिनमें वो मीहॉक से फाइट करता था, और साथ ही वो उन फाइट्स को एनालाइज भी करता था। ज़ोरो सोचता था कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनेगा। तभी ज़ोरो देखता है कि उसके डैड किसी से फाइट कर रहे हैं, जिस आदमी के रेड कलर के हेयर होते हैं, और वो और कोई नहीं हमारा शैंक्स होता है। वो बैटल इतनी खतरनाक होती है कि वो ज़ोरो के माइंडसेट पर इम्पैक्ट डालती है। इतनी पावर और स्किल अपने सामने देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि कोई और भी है जो उसके डैड को फाइट में टक्कर दे सकता है, और ये सब तब होता है जब वो सिर्फ 8 साल का था और वो और भी ज्यादा लगन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन उस फाइट के 1 साल बाद ज़ोरो देखता है कि उसके डैड मतलब मीहॉक काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था जब उन्हें पता चलता है कि शैंक्स अपना एक हाथ खो चुका है। उसके बाद मीहॉक ने शैंक्स को काफी लंबे समय तक अपना राइवल नहीं बताया, क्योंकि उसकी और शैंक्स की होने वाली हर फाइट अब उसकी आंखों में फेयर नहीं थी। और ये इंसिडेंट ज़ोरो पर काफी इफेक्ट छोड़ता है और वो तभी समझता है इस दुनिया की सच्चाई, और इस बार वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग को और भी इंटेंसिटी के साथ करता है। मीहॉक उसे और एडवांस टेक्निक सिखाना शुरू करता है। ज़ोरो सीखता है अपने अपोनेंट के मूव्स को रीड करना और उसे काउंटर करना। वो अपने सेंसेस को ट्रेन करता है। सालों बीत जाते हैं और ज़ोरो की स्किल कंटिन्यू ग्रो होती रहती है और उसकी ट्रेनिंग अब रंग दिखाने लगती है। 19 साल की एज में ज़ोरो अपने सफर पर निकल जाता है, जहां वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को ढूंढकर चैलेंज करेगा और अपना रास्ता बनाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, जो कि है लूफी। लूफी का सफर ज़ोरो के लिए कैसा रहेगा? इस सिनेरियो में चीजें काफी ज्यादा अलग होने वाली है। हम जानते हैं कि ज़ोरो वो पहला इंसान था जिसने लूफी के क्रू को ज्वाइन किया था, लेकिन इस टाइमलाइन में वो काफी देरी से मिलने वाले हैं। तो लूफी के स्टार्टिंग सफर में लूफी अपने ज्यादातर फाइट्स को अकेला ही लड़ता है, और हम जानते हैं कि एक बड़े डैमेज के लिए लूफी के पावर्स काफी है। और अब टाइम आता है जब लूफी का सामना होता है बग्गी से, एक दूसरे डेवल फ्रूट यूजर से, और लूफी की फाइट होती है बग्गी और काबाजी जैसे डुओ से। ओरिजिनल टाइमलाइन में ज़ोरो लूफी की हेल्प करता है इन्हें हराने में, लेकिन इस बार लूफी अकेला होता है और इस फाइट में लूफी को सरवाइव करने के लिए गियर 3 अनलॉक करना पड़ता है। हाँ पता है ये काफी जल्दी है, लेकिन इन दोनों डुओ से लड़ते वक्त वो अपने लिमिट को तोड़ देगा, और दूसरी तरफ ज़ोरो अपने सफर को जारी रखेगा। वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए अलग अलग पायरेट्स और बाउंटी हंटर से फाइट करता है, और एक टाइम बाद उसे लगता है कि वो मीहॉक के लेवल को अब क्रॉस कर चुका है, और तभी वो वापस जाता है और मीहॉक को चैलेंज करता है। लेकिन तभी मीहॉक को एक न्यूज मिलती है कि एज, जो कि 2nd डिवीजन कमांडर है व्हाइट बियर पायरेट्स का, उसे मरीन ने पकड़ लिया है। ये सुनकर मीहॉक व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर देता है, और इस बार ज़ोरो भी उसके साथ जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लूफी भी निकल चुका है एस को बचाने के लिए। उसके बाद वॉर शुरू हो जाती है। वॉर की स्टार्टिंग होती है व्हाइट बियर्ड के सुनामी के साथ, और तभी मीहॉक खुद को टेस्ट करने के लिए एक स्लैश मारता है, और वो स्लैश अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैश होता है, जिसे कमांडर जोजू रोक लेता है। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और मरीन्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ज़ोरो छोटे मोटे फाइटर से लड़ता है, वहीं मीहॉक फाइट कर रहा था विस्टा से, और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह सेनगोकू सभी को एस के बारे में बता रहा होता है कि आखिर ये कैसे गोल्डी रॉजर का बेटा हो सकता है।
और जैसे ही एस का एग्जीक्यूशन होने वाला होता है, लूफी और उसका क्रू वहां आ जाता है। अब कई फैंस बोलेंगे कि लूफी अपने क्रू के साथ वहां कैसे आ सकता है, तो चलिए जानते हैं कि लूफी अपने क्रू के साथ वहां कैसे पहुंचता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी के पूरे क्रू को कुमा ने अलग अलग जगह पर भेज दिया था और उस टाइमलाइन में कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट का वॉरलॉर्ड था और ओरिजिनल टाइमलाइन में उसे ऑर्डर मिला था लूफी के क्रू को एलिमिनेट करने का। लेकिन जोरो के बिना लूफी का क्रू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, इसलिए इस टाइमलाइन में कुमा लूफी से कभी मिलता ही नहीं है और इसलिए स्ट्रॉ हैट कभी अलग नहीं होते और लूफी अपने क्रू के साथ मरीन फोर्ड में आ जाता है। लेकिन इस बार उसके साथ जिनबे, क्रोकोडाइल या बगी नहीं होते। तो बढ़ते हैं हमारी प्रेजेंट स्टोरी की तरफ। लूफी और उसका क्रू वहां आ जाता है और लूफी एस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैनगोकू और तीनों एडमिरल्स अकाइनु, ओकीजी और किजारू उस पर अटैक कर देते हैं और लूफी को बचाने के लिए सांजी, नामी, ब्रुक, चॉपर, फ्रैंकी, उसॉप और रॉबिन वहां आ जाते हैं। वो सब मिलकर सैनगोकू और तीनों एडमिरल्स से लूफी और एस को बचाने की कोशिश करते हैं और मिहोक और जोरो फाइट छोड़कर बस ये सब होता देख रहे होते हैं। लूफी का क्रू एक टीम की तरह काम करता है और वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं एस को बचाने के लिए। वो सब एडमिरल्स की पावर के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। ये देखकर जोरो सोचता है कि मेरे पास सही मौका है अपनी पावर को टेस्ट करने का। वो 3 एडमिरल्स में से एक किजारू से फाइट करने लगता है। मिहोक उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो खुद भी जानना चाहता था कि आखिर जोरो कितना पावरफुल बन चुका है। लेकिन जोरो के लिए किजारू एक टफ अपोनेंट था। जोरो उसे कड़ी टक्कर देता है, लेकिन एक टाइम के बाद जोरो की स्ट्रेंथ कम होने लगती है और वो अपनी स्किल का पूरा यूज नहीं कर पाता और किजारू जोरो को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी लूफी एस को छोड़कर जोरो को बचाने के लिए किजारू के सामने आ जाता है। हम सबको पता है कि लूफी कितना काइंड है। उसे लगा कि जोरो उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो जोरो की हेल्प करने पहुंच जाता है और अब जोरो और लूफी मिलकर किजारू को हराने की कोशिश करते हैं। अब कई फैंस ये भी सोचेंगे कि अगर लूफी और जोरो किजारू से लड़ते हैं और बाकी स्ट्रॉ हैट्स अकाइनु और ओकीजी से लड़ रहे थे, तो व्हाइट बियर्ड क्रू को कौन रोकता है। व्हाइट बियर्ड क्रू को सैनगोकू और गार्प थोड़ी देर तक रोक लेते हैं और क्योंकि कुमा का टाइम स्किप नहीं होता है, तो स्ट्रॉ हैट क्रू भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और अकाइनु और ओकीजी उन्हें काफी जल्दी हरा देते हैं और व्हाइट बियर्ड क्रू को भी रोकने में हेल्प करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओकीजी और अकाइनु ने सभी स्ट्रॉ हैट को हराकर एस को पकड़ लिया और उसे मार दिया और इस बार भी अकाइनु ही एस को मारता है। ये सब देखकर लूफी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं रोने लगता है। सभी स्ट्रॉ हैट वहां जख्मी पड़े होते हैं और जोरो भी किजारू से फाइट करना रोक देता है। लूफी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और लूफी अकाइनु पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस समय ट्रोमा में होता है। लूफी का कोई भी अटैक अकाइनु को नहीं लगता। तभी जोरो लूफी को अकाइनु से बचाने आता है। जोरो लूफी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उसका भाई नहीं रहा और उसके बाद जोरो लूफी की टीम की यूनिटी देखकर और खुद की गलती को मानकर खुद को लूफी को क्रू में ज्वाइन करने के लिए बोलता है और लूफी खुशी खुशी उसका क्रू में वेलकम करता है। उसके बाद मिहोक जोरो को कहता है कि अब हम तब मिलेंगे जब तुम मुझे हराने के काबिल हो जाओगे। मिहोक अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि एक टीम के साथ उसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद पूरा मरीन फोर्ड वैसा ही होता है जैसा ओरिजिनल टाइमलाइन में था और जोरो और लूफी भी एक क्रू में सफर के लिए निकल जाते हैं और जोरो का फ्यूचर वैसा ही होता है जैसा हमें ओरिजिनल टाइम में दिखाया गया है। तो गाइज, ये थी मेरी थ्योरी व्हाट इफ अगर जोरो मिहोक का बेटा होता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।